हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस का पूरा टॉपिक। जैसे देखिए, हमने पिछली वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पूरा टॉपिक कवर किया था, वैसे ही आज प्लेस का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लेस, पाउनर और पाउनी, सेक्शन 172। देखिए, जब भी आप प्लेस की मीनिंग कवर करेंगे तो आपको बेलमेंट की तरह ही दिखेगी, लेकिन याद रखना बेलमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि जो प्लेस है वो उसका पार्ट है। किसका? बेलमेंट का एक तरीके से वो पार्ट है। तो जो डिफरेंस है वो आपको क्या होगा, वीडियो के एंड में अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, जब भी हम बेलमेंट की बात करते हैं तो उसमें बेलर और बेली होता है। जब भी बेलर जो होता है उसके पास गुड्स का टाइटलमेंट होता है, ओनरशिप होता है। वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बेली को क्या कर रहा है, गुड्स डिलीवर कर रहा है। जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पज ओवर हो जाता है तो बेली को क्या करना पड़ेगा, वापस से बेलर को वो गुड्स लौटाना पड़ेगा, या बेलर के डायरेक्शन पर किसी और पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बेली को वो गुड्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ए ने बी को बुक्स दी 3 दिन के लिए पढ़ने के लिए। बी ने 3 दिन के लिए बुक्स पढ़ ली, उसके बाद बी को क्या करना पड़ेगा, ए को वापस से लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे जनरली ये ग्रेचुटस एक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपस में दोस्त हैं, एक तरीके से फ्री में दिए बिना किसी कंसिडरेशन के लिए। लेकिन जहाँ पर नॉन ग्रेचुटस पार्ट आ जाता है तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, कंसिडरेशन का पार्ट आ गया, कोई कंसिडरेशन होता ही है। तो अगर ए ने बी को बुक दी तो ए बी से क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ चार्जेस ले रहा है। देखिए, आपको पता है कि जैसे लाइब्रेरी, तो आपको पता है कि अगर लाइब्रेरी से आप बुक लेते हो तो कुछ ना कुछ चार्जेस देते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही पर्टिकुलर पीरियड ओवर होता है तो आपको लौटाना पड़ता ही पड़ता है। तो जनरली वो नॉन ग्रेचुटस पार्ट हो गया। आपको पता है कि ए ने बी को कार दी, क्योंकि बी को कहाँ जाना था, ट्रैवल पे जाना था, घूमने के लिए, फ्री में दी। तो आपको पता है उस केस में वो ग्रेचुटस पार्ट हो गया। लेकिन अगर ए ने बी से पैसे लिए होते कंसिडरेशन के फॉर्म में तो वो नॉन ग्रेचुटस पार्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने बताए थे। पैट वाला एग्जांपल बताया था, डॉग वाला, कार वाला एग्जांपल बताया था। तो पिछली वीडियो देखिए, आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अभी का पार्ट देखोगे तो उसमें जनरली क्या है, उसमें भी गुड्स की डिलीवरी हो रही है, लेकिन एज ए सिक्योरिटी हो रही है। क्या हो रही है? एज ए सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेट के पेमेंट के लिए उस सिक्योरिटी को गिरवी रखा जा रहा है, उस सिक्योरिटी को बेल किया जा रहा है, बेलमेंट ऑफ गुड्स के फॉर्म में रखा जा रहा है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब जाके आपको पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कवर किया है जिसमें जो जनरली चिराग है, जैसे मैंने खुद का एग्जाम्पल ले लिया, बैंक से क्या कर रहा है, लोन ले रहा है। अब बैंक को तो ये डर लगेगा ना कि ये पेमेंट ना कर पाए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो बैंक जनरली चिराग से कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगेगा। क्या मांगेगा? कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए वही है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी। तो चिराग क्या करेगा, सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को कुछ ना कुछ देगा। तो आप बोल सकते हैं कि चिराग का बिजनेस है, तो चिराग ने क्या दिया, स्टॉक दिया। चिराग के पास क्या है, कोई मशीनरीज हैं, वो जनरली उसने दे दी। तो आप देख सकते हैं यार ना, यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, यानी जो स्टॉक मशीनरी वो बैंक के पास होने चाहिए। तो यहाँ पे डिलीवरी की बात कर रहा है, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो सिंबॉलिक डिलीवरी हो, डिलीवरी होनी चाहिए। देखिए याद रखना, यहाँ पे हम मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, इमोवल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूवेबल गुड्स से रिलेटेड ही प्लेस का पार्ट है। अगर हम इमोवल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं, तो आपको पता है कि वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो उस केस में मॉर्टगेज का पार्ट आता है। क्या आता है? क्योंकि वहाँ पर जनरली क्या होंगे, एक तरीके से कागज़ ही बैंक के पास होंगे। ठीक है, और अगर चिराग पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उस केस में बैंक क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। यही पार्ट होगा। तो वैसे ही स्टॉक के केस में, मशीनरी के केस में भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक मशीनरी वो बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। ठीक, यही पार्ट हो गया। तो यही एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल तो नहीं, यानी एक तरीके से मीनिंग के फॉर्म में दे रखा है, जिसमें क्या बोल रहा है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस कॉल्ड प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि जनरली चिराग ने जैसे लोन लिया तो एक डेट अराइज हो गया, या एक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अराइज हो गया, कि जनरली चिराग क्या कह रहा है कि हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट जो भी है उसका पेमेंट कर दूंगा, जो भी इस पर इंटरेस्ट का पार्ट है वो पेमेंट करूंगा। अगर एक्स्ट्रा खर्चे आपके जो भी हो रहे हैं, जो नॉर्मल खर्चे हो रहे हैं, वो भी मैं पे कर दूंगा, वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँगा। अगर मैं पे नहीं कर पाता तो जो मेरा स्टॉक मशीनरी जो मैंने गिरवी रखा है उसको आप बेच के जो भी पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं। देखिए, और भी केस आएंगे, और भी राइट का पार्ट आएगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट्स ऑफ पाउनी, राइट्स ऑफ पाउनर ये भी कवर किए हैं। तो याद रखना कि यहाँ पे जो चिराग है वो कौन हो गया, वो हो गया पाउनर हो गया, PAWNOR, पाउनर। और बैंक क्या हो गया, पाउनी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास गुड्स होते हैं वो पाउनर है, और जैसे ही वो सामने वाले को दे देता है सिक्योरिटी के फॉर्म में तो सामने वाला हो जाता है पाउनी। यहाँ पर जो पाउनर है उसको आप प्लेजर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लेजर। और जो पाउनी है उसको प्लेजी भी बोला जा सकता है, याद रखना। तो आपको पता है कि चिराग इस केस में बेलर है, अगर आप बेलमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे, और बैंक क्या है, बेली, जिसके पास गुड्स सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा गया है।
ठीक है। और अगर हम प्लेज के फॉर्म में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पाउनर या प्लेजर, और बैंक को क्या बोलेंगे, पाउनी या प्लेजी। तो देखिए जब भी अभी मैं राइट्स बताऊंगा तो वो किसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि जैसे ही मैं आपको राइट्स ऑफ पाउनी बताऊंगा तो वो बैंक के अकॉर्डिंग होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे, बैंक के अकॉर्डिंग, जिसके पास सिक्योरिटी पाउनर ने गिरवी रखी है। तो देखिए पढ़ के देख लीजिए, पाउनर की मीनिंग क्या है, द बेलर इन केस ऑफ प्लेज इज कॉल्ड पाउनर। पाउनी द बेली, जिसके पास गुड्स रखा गया है, तो आपको पता है कि बैंक के पास रखा गया है, तो बेली इन केस ऑफ प्लेज इज कॉल्ड एज पाउनी। देखिए क्या बोल रहा है, प्लेज इज ए बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। यही तो है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किसके फॉर्म में हो रहा है, वो एज ए सिक्योरिटी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बेलमेंट में कोई स्पेसिफिक पर्पज होगा, वो कोई भी हो सकता है, ग्रेचुइटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुइटस, जबकि प्लेज में जनरली क्या हो रहा है, कोई सिक्योरिटी के फॉर्म में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक तरीके से पोजीशन दिया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे ही लोन का पेमेंट हो जाएगा तो वापस से आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको मतलब पाउनर को वो प्रॉपर्टी वापस से मिल जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज अंडर दिस एक्ट इज डील्ड विद अंडर सेक्शन 170 टू 179। ये सेक्शन आपको कवर दे रखे हैं कि हम सारे सेक्शन कवर करेंगे आगे। इन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इट वॉज हेल्ड दैट इन ए प्लेज द प्लेजी इज इन पोजेशन ऑफ and has a special property in goods which is entitled to detain to secure repayment। तो आप देख सकते हैं क्या है, प्लेजी के पास पोजीशन है, क्योंकि पाउनर ने अपनी प्रॉपर्टी पाउनी को दी। तो आपको पता है कि चिराग ने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी, स्टॉक या जो भी मशीनरीज ये है वो किसको दी, बैंक को दी। ठीक है, अब ये क्यों दी, क्योंकि आपको पता है कि एज ए सिक्योरिटी दी है कि अगर पाउनर चिराग लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो पाउनी क्या करेगा, उस असेट्स को अपने अंडर में रख लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको बेचने का काम करेगा। बेचने के बाद जो भी पैसा रिकवर होगा उससे जो भी उसने लोन का अमाउंट दिया है उसको वो रिकवर कर लेगा। Unlike a mortgage, a pledge does not have the effect of transferring any interest in the property in favor of the pledge. Delivery of goods is necessary to complete a pledge। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है, जबकि आपको पता है कि इमोल प्रॉपर्टी जब भी होती है उसमें गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पाती, तो उस केस में वो किसका पार्ट बनेगा, मॉर्टगेज का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, पढ़ के देख लेना कि मॉर्टगेज में जनरली क्या होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाती, जबकि जो प्लेज की बात करता है तो उसमें गुड्स की डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट्स ऑफ पाउनी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो राइट दे रखा है वो क्या दे रखा है, राइट ऑफ रिटेनर सेक्शन 173। तो देखिए जब भी आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि चिराग कौन है, पाउनर, और बैंक क्या, पाउनी। तो पाउनी के अकॉर्डिंग सोचिए कि जनरली वो क्या कर रहा है। अगर चिराग क्या कर रहा है, उस डेट का पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास क्या राइट होंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, राइट ऑफ रिटेनर, पाउनी में रिटेन द गुड्स प्लेस फॉर payment of debt or the performance of promise, any interest due on the debt, and all necessary expense incurred by him with respect to possession or for preservation of goods placed। तो देखिए क्या बोल रहा है, पाउनी में retain the goods placed for payment of debt or the performance of promise। आपको यही पता है ना कि अगर सामने वाला चिराग क्या करेगा, पे नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो पाउनी है यानी जो बैंक है वो सामने वाले के गुड्स को क्या करेगा, अपने अंडर में ले लेगा। आपको पता है कि मूवेबल गुड्स पाउनर ने पाउनी को क्या है, सिक्योरिटी के फॉर्म में दिए हैं। अगर आपको पता है कि पाउनर पे नहीं कर पाता तो इसके पास, पाउनी के पास एक राइट है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलिए तो ए ने बी से क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। अगर ए उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो आपको पता है कि ए ने सिक्योरिटी गिरवी रख रखी है बी को, तो बी क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को अपने अंडर में ले लेगा, उस पर्टिकुलर गुड्स को क्या करेगा, अपने अंडर में ले लेगा। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि चिराग ने बैंक से लोन ले रखा था। मान के चलिए कि चिराग ने 50 लाख का लोन ले रखा था। अब उस पर इंटरेस्ट का पार्ट मान के चलिए कि 5 लाख का बन गया। अगर चिराग सिर्फ 50 लाख ही पे कर पाता है लेकिन 5 लाख का पार्ट नहीं पे कर पाता, जो कि इंटरेस्ट का पार्ट है, तो तब भी क्या करेगा, जो बैंक है उस सिक्योरिटी को अपने अंडर में ही रखेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक तरीके से बैंक के पास क्या है, रिटेन करने का राइट है। किस केस में, अगर डेट का पेमेंट नहीं हो पाता या प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो पाता, या कोई भी जो डेट पे इंटरेस्ट है ड्यू, वो भी अगर सामने वाला पर्सन पे नहीं कर पाता, यानी पाउनर पे नहीं कर पाता, या नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं उसके पोजेशन करने के या प्रिजर्वेशन करने के, जो भी गुड्स प्लेस्ड किया गया है, तो वो भी अगर वो नहीं कर पाता, तो उस केस में भी पाउनी के पास राइट है कि वो गुड्स को अपने अंडर में रखे। देखिए सोचिए कि अगर चिराग ने बैंक को क्या करा, स्टॉक गिरवी रखा, तो आपको पता है कि स्टॉक को संभालने के लिए कहीं ना कहीं गोडाउन तो चाहिए, तो बैंक को क्या करना पड़ा, उस गोडाउन पे रेंट देना पड़ा। तो ये भी नेसेसरी एक्सपेंस हो गए। तो आपको पता है कि जो डेट का पेमेंट है वो तो करना ही है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो तो करना ही है, साथ में गोडाउन का जो रेंट लगा वो भी जनरली क्या होगा, नेसेसरी एक्सपेंस बैंक ने किए।
तो वो भी चिराग को पे करना पड़ेगा। अगर चिराग ये भी पे नहीं कर पाता तब भी बैंक अपने अंडर में उस गुड्स को रख लेगा, रिटेन करके रख लेगा, जब तक कि सामने वाला क्या करता है, लोन का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट और नेसेसरी खर्चों का पेमेंट नहीं करता, तब तक वो उसके अंडर में रख लेगा। ठीक है। फिर दूसरा आ गया रिटेनर फॉर सब्सीक्वेंट एडवांसेस। इसका मतलब जनरली ये होता है, तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए मानिए कि चिराग ने किसी एक पर्सन है, मान के चलिए राहुल नाम के पर्सन से लोन लिया। ठीक है। और आपको पता है कि सिक्योरिटी के फॉर्म में, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो स्टॉक मैं बोल रहा हूँ वो जनरली क्या कर दिया, इसने गिरवी रख लिया। तो चिराग क्या हो गया, पाउनर हो गया, और ये क्या हो गया, राहुल पाउनी हो गया। अब जो लोन है वो लिया था 1 जनवरी 2021 को, कितने का, 2 लाख का लोन लिया था। और इसके अगेन जो स्टॉक है वो जितनी भी वैल्यू का आप मान लीजिए वो जनरली गिरवी रख लिया था। ठीक है। 3 लाख की वैल्यू का, 4 लाख की वैल्यू का स्टॉक क्या कर दिया था, गिरवी रख लिया था, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कम ज़्यादा भी हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, इसलिए 3 लाख की वैल्यू का स्टॉक गिरवी रख लिया इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद है ना, उसके बाद उसने 1 फरवरी 2021 को चिराग ने क्या कर दिया, एक और लोन ले लिया 3 लाख का। फिर उसके बाद 1 मार्च 21 को एक और लोन ले लिया 1 लाख का। अब देखिए वो 2 लाख का पेमेंट कर चुका है। उसके बाद मान के चलिए कि सब्सीक्वेंट एडवांसेज ये हो गए, सब्सीक्वेंट लोन ये हो गए। तो चिराग ने जो पाउनी है राहुल, उससे सब्सीक्वेंट लोन ये भी लिए, लेकिन अब देखिए और पर्टिकुलर चीज़ गिरवी नहीं रखी। तो अगर जब तक एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं हो तो आपको पता है कि जो पाउनी है इस स्टॉक को इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। या स्टॉक का अमाउंट मैं बढ़ा लेता हूँ, मान के चलिए कि 6 लाख का स्टॉक क्या हुआ, चिराग ने राहुल को गिरवी रखा था। तो उस केस में क्या हुआ कि पहले लोन का पेमेंट तो चिराग ने राहुल को कर लिया, तो उसके बाद देखिए क्या, उस इन लोन का वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो उस केस में राहुल जो पाउनी है, जो पहले लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी गिरवी रखी थी, इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो उस केस में आराम से वो स्टॉक को बेच के जो ये 3 लाख 1 लाख है ये भी रिकवर कर सकता है, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। तो पुरानी सिक्योरिटी का यूज़ भी किया जा सकता है जब तक कि एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं हो, अलग से प्रोविज़न नहीं हो कि नहीं सब्सीक्वेंट एडवांसेस के केस में आपको नई सिक्योरिटी ही गिरवी रखनी पड़ेगी, पुराने स्टॉक पुरानी सिक्योरिटी का यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा एक्सप्रेस प्रोविज़न है तो बात अलग है। ठीक है। तो ये बोल रहा है वेयर द पाउनी लैंड्स मनी टू पाउनर सब्सिक्वेंटली आफ्टर द डेट ऑफ प्लेस, it shall be presumed that he has a right of retainer over the goods already placed in respect of subsequent lending also। तो उस केस में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाउनी के पास रिटेन करने का राइट क्या होगा, सब्सीक्वेंट जो भी लोन दिया है उसके केस में भी होगा। ठीक है। जो पुरानी सिक्योरिटी है वो एक तरीके से क्या, राइट के फॉर्म में बनी हुई है, किसके, पाउनी के राइट के फॉर्म में बनी हुई है। पाउनी उस सिक्योरिटी को यूज़ कर सकता है सब्सीक्वेंटली एडवांसेस के केस में भी, कि बाद में जो लोन दिया है उसके अगेंस्ट भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। कौन, पाउनी। द प्रजम्पशन कैन बी मेड इनवैलिड ओनली बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन टू दैट इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोविजंस जो भी कवर किया गया है इसको इनवैलिड करा जा सकता है अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन चिराग और राहुल के बीच में हो और बोला गया कि जब भी अगला लोन होगा उसके लिए अलग से सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो स्टॉक हो, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उसको बार बार अलग से सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए बोल रहा रिमबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वेयर द पाउनी इंकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू प्रिजर्व द गुड्स प्लेस्ड विथ हिम, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच अमाउंट फ्रॉम द पाउनर। अब देखिए यही बात कर रहा है कि आपको पता है कि जो पाउनर का स्टॉक है चिराग का, वो राहुल ने क्या कर रखा है, एक तरीके से संभाल के रख रखा है। तो आपको पता है कि जैसे 6 लाख का स्टॉक है वो संभाल के रख रखा है, तो वो पेरिशेबल नेचर का है, यानी वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जनरली पाउनी ने एक्स्ट्रा खर्चे किए। नॉर्मल खर्चे तो होते ही हैं, आपको बताइए, जैसे मैंने बताया गोडाउन का रेंट, ये तो नॉर्मल खर्चा हो गया, वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, जैसे उस पर कुछ केमिकल छिड़कने के खर्चे हो गए, या आप बोल सकते हो कि वो पेरिशेबल नेचर का है, तो कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं कि कोल्ड चेन स्टोरेज के फॉर्म में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो रेंट दिया, कि कहीं से कोल्ड चेन स्टोरेज के फॉर्म में उसको रखा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, तो नॉर्मल खर्चे से ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस लग रहे हैं, वो भी जनरली पाउनी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, किससे, पाउनर से। फिर देखिए बोल रहा है राइट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पाउनर। यहाँ पे बोल रहा है पाउनी में इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट पाउनर व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम। तो आपको पता है कि अगर आपने 12 महीने का लोन ले रखा है और 12 महीने में आपने लोन का पेमेंट नहीं कर रखा, तो उसके बाद सामने वाले के पास क्या होगा, राइट होगा कि वो आप पर केस कर दे। तो पाउनी में इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट पाउनर, तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि चिराग ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो बैंक क्या है, पाउनी, क्योंकि बैंक ने जनरली चिराग से कोई ना कोई सिक्योरिटी ली भी होगी। चिराग ने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का,
और अगर चिराग, और आपको पता है कि ये मान के चलिए कि 2 ईयर्स के अंडर पे करना था, अगर 2 साल के अंदर चिराग पे नहीं कर पाता तो बैंक क्या करेगा, केस कर देगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। फिर देखिए साथ में क्या बोल रखा है, रिटेंशन और सेल ऑफ गुड्स। पावनी में ए रिटेन द गुड्स प्लेज एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि जो भी चिराग ने गुड्स दिए थे, स्टॉक दिया था, मशीनरी दिया था, सिक्योरिटी के फॉर्म में, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, सिक्योरिटी के फॉर्म में गुड्स दिए यानी स्टॉक दिया, मशीनरी दी कोई भी, क्योंकि देखिए अब मैं इमोवल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर सकता, जनरली वो मॉर्गेज का केस आ जाएगा, मुझे प्लेस का बताना है, तो मैं मूवेबल गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो गुड्स मशीनरी जनरली ये थी। आपको पता है कि आप भी जब बैंक से लोन लेते हैं किसी से, कभी कभी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो आपको अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। तो आपको पता है कि आपने गोल्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को दिया है, तो बैंक क्या हो गया, पाउनी, और आप क्या हो गए, पाउनर। आप हो गए प्लेजर और सामने वाला क्या हो गया, प्लेजी। ठीक। तो यहाँ पे आपको बताया कि बैंक क्या करेगा, इसको रिटेन करके रख सकता है अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा। तो रिटेन द गुड्स प्लेज एज कोलेटरल सिक्योरिटी और सेल द गुड्स प्लेज बाय गिविंग ए रीजनेबल नोटिस टू द पाउनर। अब देखिए आप याद रखना कि जो पाउनी है वो रीजनेबल नोटिस देगा ही देगा कि हम 15 दिन में आपके गुड्स को क्या कर देंगे, नीलाम कर देंगे, बेच देंगे, आपकी मशीनरी को बेच देंगे। तो उसके अंदर अगर आप पे कर देते हो तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 2 साल का टाइम तो है कि आपको 2 साल के अंदर 1 करोड़ को पे करना है, लेकिन अगर आप पे नहीं करते तो बैंक आपके ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, ये रेमेडी क्या है, सूट। एक तो कैश कर सकता है, दूसरा रिटेन कर सकता है गुड्स को। रिटेन करने के बाद उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। अब सेल कब कर सकता है, पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो उस केस में पाउनी को, पाउनर को पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही जनरली क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। तो या तो क्या क्या कर रहा है, गुड्स को रिटेन कर रहा है या सेल कर रहा है आफ्टर रीजनेबल नोटिस, रीजनेबल नोटिस देने के बाद। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सरप्लस या डेफिसिट ऑन सेल। व्हेन देयर इज ए सरप्लस ऑन सेल पाउनी शेल पे द एक्सेस टू द पेनर पाउनर। आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर 1 करोड़ का लोन आपने बैंक से लिया, अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो उस केस में देखिए बैंक क्या करेगा, आपकी सिक्योरिटी जो भी गुड्स है, मशीनरी, उसको बेचेगा। मान के चलिए इसको बेचने पर उसको 80 लाख ही मिले और आपका लोन कितना है, 1 करोड़ का है, जिसमें मान के चलिए कि इंटरेस्ट का पार्ट मिला के कितना है, 10 लाख का पार्ट है और कोई खर्चे नहीं है। तो 1.10 करोड़ का आपका लोन का पार्ट हो गया टोटल। अब बैंक को कितने मिले, जो सिक्योरिटी आपकी बेची, क्योंकि आपने तो पेमेंट नहीं करा, तो बैंक ने अपनी सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी को गिरवी रख लिया, सॉरी बेच दिया मार्केट में, तो उससे 80 लाख ही मिले। तो अगर कम अमाउंट मिलता है तो बैंक आपसे मांग लेगा बाकी ड्यू अमाउंट, मतलब बाकी जो 30 लाख है आपसे मांग लेगा। लेकिन अगर बैंक जब वो सिक्योरिटी को बेचता और मान के चलिए कि 1 करोड़ 40 लाख मिलते या 1 करोड़ 50 लाख मिलते, 1.50 करोड़ ये मिलते, तो उस केस में जो 40 लाख है एक्स्ट्रा, वो बैंक को क्या करने पड़ेंगे, वापस से चिराग को लौटाने पड़ेंगे। तो जब भी सरप्लस बैंक को मिल जाता है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, व्हेन देयर इज सरप्लस ऑन सेल पाउनी शैल पे द एक्सेस टू द पाउनर, इन केस ऑफ डेफिसिट पाउनर शैल बी लायबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो ये तो बोल रहा है कि चिराग क्या होगा, बैलेंस अमाउंट के लिए लायबल होगा अगर कम पड़ जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है यानी पाउनी को ज़्यादा रिकवर हो जाता है, यानी बैंक को ज़्यादा मिल जाता है, तो जो एक्सेस पार्ट है वो उस चिराग को लौटाएगा ही लौटाएगा, मतलब उस पाउनर को वो लौटाएगा ही लौटाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है पाउनी शैल पे द एक्सेस टू द पाउनर, जब ज़्यादा मिल जाता है, और कम है तो पाउनर से मांग के रहेगा। नो नोटिस वेयर द पाउनी डज नॉट गिव ए रीजनेबल नोटिस टू पाउनर द सेल इज वैलिड बट पाउनी इज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द पाउनर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए अगर जो बैंक है उसने नोटिस नहीं दिया और उसके बिना ही उसकी सिक्योरिटीज़ जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया, तो उस केस में क्या है, देखो सेल तो वैलिड है लेकिन बट पाउन इज लाइबल टू पे डैमेजेस टू द पाउनर, लेकिन पाउनर को जो भी नुकसान हुआ है वो बैंक को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर देखिए इसके बाद बोल रखा है राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर ऑफ गुड्स सेक्शन 178A वेयर द पाउनर हैज एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ प्लेज गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 और 19A। देखिए यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ टाइटल की बात कर रहा है। जब भी आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो पाउनर है यानी जिसके पास गुड्स थे, जिसने क्या कर रखा है, एक तरीके से सिक्योरिटी के फॉर्म में सामने वाले को दे रखे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में क्या बोला, चिराग ने स्टॉक दे रखा है या मशीनरी दे रखी है। मान के चलिए चिराग ने जो मशीनरी दे रखी थी वो उसका जो एंटाइटलमेंट था या ओनरशिप थी वो चिराग के पास एक्चुअल थी ही नहीं। ठीक है, चिराग एक्चुअल उसका ओनर था ही नहीं, कोई और था ओनर, और चिराग ने क्या कर दिया, जो मशीनरी है वो सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक को दे दी क्योंकि चिराग ने बैंक से लोन लिया हुआ था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वेयर द पाउनर हैज़ एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ प्लेज्ड गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 और 19A बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन रिसाइनेड एट द टाइम ऑफ प्लेज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि चिराग के पास क्या था, एक्चुअल ओनरशिप नहीं थी, लेकिन उसने वो अपनी मशीनरी क्या कर दी, बैंक को गिरवी दे दी। जब भी वो लोन का पार्ट अराइज हुआ था उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया गया।
ठीक है, पावनर को पता होते भी, यानी चिराग को पता होते हुए भी उसने कैंसिल नहीं करा। और बैंक ने अच्छे फेथ में, बैंक ने गुड फेथ में, और बैंक को ये नहीं पता था कि टाइटल में डिफेक्ट है, कि चिराग के पास वो मशीनरी नहीं है, चिराग के पास ओनरशिप नहीं है, वो किसी और के पास ओनरशिप है, वो तो किसी और पर्सन संजय के नाम पे उसकी ओनरशिप है। वो जनरली बैंक को पता नहीं था, तो बैंक ने गुड फेथ में जनरली वो सिक्योरिटी गिरवी के फॉर्म में ले ली। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहेगा, और जो बैंक है वो चिराग से जो भी ड्यू अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। और जो ये सिक्योरिटी के फॉर्म में स्टॉक या मशीनरी गिरवी रखी गई है, इसको बैंक क्या कर सकता है, बेच के पैसा रिकवर कर सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द पाउनी एक्वायर्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स। तो पाउनी के पास एक अच्छा टाइटल हो जाएगा गुड्स का अगेंस्ट द ट्रू ओनर। किसके अगेंस्ट, संजय के अगेंस्ट। तो यहाँ पे संजय ये नहीं बोल सकता कि देखिए मशीनरी मेरी है, चिराग ने कैसे रख ली, क्योंकि बैंक जो पाउनी है उसने एक अच्छे फेथ में, और उसको ये नहीं पता था कि टाइटल किसका है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसने एक अच्छे फेथ में बैंक ने क्या कर रखा है, उस सिक्योरिटी को ले रखा है। तो बैंक उसको आराम से रिटेन कर सकता है और उसको बेच भी सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, द टाइटल ऑफ पाउनी इज गुड ओनली वेयर ही हैड नो नोटिस ऑफ द पाउनर्स डिफेक्ट इन टाइटल। उसको चिराग के जो डिफेक्ट किए वो जानकारी नहीं थी, एंड ही एक्ट्स इन गुड फेथ, और उसने अच्छे फेथ में ये काम किया है। तो उस केस में जो बैंक है उसको आराम से रिटेन कर सकता है सिक्योरिटी को और बेच भी सकता है। ठीक है, अगर उसको जानकारी नहीं है तो, और उसने अच्छे फेथ में किया है तो। अब देखिए ड्यूटीज़ ऑफ पाउनी की बात कर रहा है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, राइट ऑफ पाउनी, अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूटी ऑफ पाउनी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट टू यूज़ द गुड्स। तो आपको पता है कि बैंक जब भी क्या करेगा, अगर कोई भी आपसे स्टॉक इसको रख रहा है सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो बैंक आपके स्टॉक को यूज़ नहीं कर सकता, आपकी परमिशन के बिना थोड़ी बेच पाएगा। तो सीधी सी बात है, नॉट टू यूज़ द गुड्स। पाउनी हैज़ नो राइट टू यूज़ द गुड्स, हाउएवर ही मे यूज़ द गुड्स इफ़ ही हैज़ बीन सो ऑथराइज बाय द पाउनर। तो मैंने क्या बताया कि अगर पाउनर ने उसको ऑथराइज कर दिया, तो इसका मतलब चिराग ने, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या कर दिया बैंक को दिया। तो आपको पता है कि बैंक जनरली यहाँ पे कौन है, पाउनी है, और चिराग क्या है, पाउनर, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है कि चिराग का स्टॉक बैंक चिराग की परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि वो चिराग का स्टॉक है। जैसे क्या करेगा, चिराग लोन का पेमेंट कर देगा तो बैंक को वापस से देना पड़ेगा। तो बैंक चिराग की परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता, यही इसमें दे रखा है। दूसरा, रिटर्न द गुड्स, द पाउनी मस्ट रिटर्न द गुड्स इफ द पाउनर पे द डेट और परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो आपको पता है कि अगर चिराग लोन का पेमेंट कर देगा या जो भी प्रॉमिस दिया गया था उसको परफॉर्म कर देगा, तो उसके बाद बैंक को क्या करना पड़ेगा, गुड्स को लौटाना पड़ेगा। टेक रीजनेबल केयर, तो देखिए आपको पता है कि एक नॉर्मल पर्सन जैसे गुड्स को संभालता है खुद के, आपको पता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी जैसे आप संभालते हो, वैसे ही अगर आपने किसी की सिक्योरिटी ले रखी है, तो ये नहीं कि आप उसको इधर उधर फेंक दोगे या उसकी संभाल नहीं करोगे, तो आपको भी उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली उसकी संभाल करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, द पाउनी मस्ट टेक सच केयर ऑफ गुड्स प्लेस एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड्स। तो जैसे एक नॉर्मल पर्सन खुद के गुड्स का यूज़ करता, खुद के गुड्स की संभाल करता, वैसे ही आपको सिक्योरिटी वाले गुड्स की संभाल करनी है। नॉट टू मिक्स गुड्स, द पाउनी मस्ट नॉट मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स प्लेस। तो यहाँ पे जनरली बहुत सारे केस आते हैं जिसमें क्या होता है कि जब भी आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में गुड्स मिलता है तो आपका खुद का भी बिजनेस होता है, क्योंकि आपने किसी को लोन दिया, आपने सिक्योरिटी के फॉर्म में गुड्स लिया, तो जब आपने गुड्स लिया तो आपका गुड्स भी सेम वैसा ही होता है, यानी आप भी उससे बिजनेस में डील करते हो, तो कभी कभी आप मिक्स कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाउनी को मिक्स नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि वो सेपरेट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा गया है, तो उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है कि अगर उस गुड्स से आपने कोई बेनिफिट कमाया है, उससे कुछ इंक्रीज हुआ है, तो वो आपको वापस से पाउनर को लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, रिटर्न इंक्रीज इन गुड्स, द पाउनी मस्ट रिटर्न टू द पाउनर एनी एक्रीशन टू द गुड्स प्लेस्ड विद हिम। तो इसका मतलब पाउनी ने अगर कुछ चीज़ सिक्योरिटी के फॉर्म में ले रखी है, यानी अगर बैंक ने कुछ चीज़ सिक्योरिटी के फॉर्म में ले रखी है, या जिसने भी लोन दिया है उसने अगर सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई चीज़ ले रखी है, अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है तो वो वापस से पाउनर को लौटाना पड़ेगा, जो भी एक्सेस पार्ट है वो लौटाना पड़ेगा। फिर देखिए राइट ऑफ ए पाउनर, समझ गए, ऊपर मैंने जो बोला कि पाउनी को वापस से पाउनर को देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है राइट्स ऑफ ए पाउनर। अब सोचिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि चिराग ने क्या करा, एक मिनट, चिराग ने बैंक से लोन लिया था, तो आपको पता है कि बैंक पाउनी और चिराग क्या, पाउनर। अब इसके अकॉर्डिंग सोचिए कि चिराग ने अपना गुड्स क्या कर रखा है, एक तरीके से सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रखा है। चिराग जैसे डेट का पेमेंट कर देगा तो उस केस में क्या होगा, बैंक को वापस से गुड्स लौटाना पड़ेगा। तो चिराग के पास क्या है, राइट है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन क्या होता है, ये बोल रहा है रिडीम द गुड्स प्लेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो इसका मतलब चिराग ने एक प्रॉमिस दिया है
कि मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा, जैसे ही लोन का पेमेंट वो ड्यू डेट पे कर देता है या सेल करने से पहले कर लेता है, जो टाइम फिक्स हुआ है वो, या टाइम की जैसे एक्सपायरी हो जाती है, तो उस केस में आपको होता है कि बैंक ने अगर गुड्स नहीं बेचा, बैंक ने उसको नोटिस दे दिया कि हम गुड्स बेचने वाले हैं क्योंकि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा, पर उससे पहले ही चिराग क्या करता है, सारे ड्यू अमाउंट का, सारी पेनल्टी इंटरेस्ट का पेमेंट कर लेता है, तो चिराग को वापस से अपने गुड्स मांगने का हक होगा। याद रख लेना, यही बोल रखा है इसमें आगे, तो देख सकते हैं इसमें यही बोल रखा है। टाइम फॉर रिडम्पशन, वेयर टाइम ऑफ रिडम्पशन इज फिक्स। आपको पता है कि अगर 2 साल का लोन है तो 2 साल फिक्स, कि 2 साल के अंदर आपको क्या करना है, ड्यू डेट पर पेमेंट करना है। अगर आपको पता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो मंथली आपको इंस्टॉलमेंट देते रहनी है। अगर आप नहीं दे पा रहे तो उस केस में बैंक क्या करेगा, आपको नोटिस दे देगा कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो हम आपकी एसेट बेच देंगे, जो भी सिक्योरिटी के फॉर्म में रखी हुई है। तो बेचने से पहले आप पे कर दो, बेचने से पहले ही पे कर दो, तो आपको आपकी एसेट्स वापस से मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, where time of redemption is fixed, the pawner may exercise redemption within the times of fix or even after expiry of times of fix, provided the pawnee has not sold the goods and the pawner pays the pawnee all expenses arising on account of his default। तो आपको पता है कि देखिए, अगर 2 साल का टाइम दिया गया है, 2 साल में पेमेंट नहीं कर पाते, उसके बाद मान के चलिए कि 1 महीने का नोटिस बैंक ने दे दिया, तो आपके पास 2 साल तो थे लेकिन आप 2 साल में पे नहीं कर पाए, उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 1 महीने बाद आपके गुड्स को बेच दिया जाएगा बैंक द्वारा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, पाउनी यानी बैंक को सारा पेमेंट कर देना है, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट किया है, जो भी पेनल्टी का पार्ट है वो भी आपको देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है लोन पे वो भी आपको देना पड़ेगा, लोन के अमाउंट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो सब पे कीजिए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं, नॉर्मल खर्चे हैं, वो सब पे कीजिए, तब जाके ये पाउनी आपको क्या करेगा, वो असेट देगा। तो बेचने से पहले, बेचने से पहले। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एनफोर्स पाउनीज ड्यूटी, द पाउनर हैज़ द राइट टू एनफोर्स द ड्यूटी ऑफ पाउनी इफ द पाउनी फेल टू फुलफिल हिज ड्यूटी। ये बोल रहा है कि अगर जो पाउनी है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल हो गया तो उस केस में क्या है, पाउनर के पास वो राइट आ जाएंगे। रिसीव इंक्रीज इन गुड्स, तो ये मैंने आपको बताया ऊपर केस में कि पाउनर हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम पाउनी यानी इंक्रीज इन द गुड्स प्लेस्ड। तो आपको बताया कि पाउनी के पास वो गुड्स प्लेस रखे गए हैं, अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, कुछ बेनिफिट हो जाता है, तो वो वापस से क्या होगा, पाउनर के पास आएंगे ही आएंगे। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ सेल, तो देखिए आपको पता है कि पाउनर के पास क्या होता है, राइट टू रिसीव होता है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर भी देता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में जब भी जो पाउनी है अगर एसेट को बेचने की करेगा तो उससे पहले वो नोटिस देना जरूरी है कि आप बेचने वाले हो। पाउनी के अगर एक नोटिस दे रहा है पाउनर को कि मैं बेचने वाला हूँ 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो वो नोटिस देना जरूरी है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पाउनर टू पे द डेट और परफॉर्म हिज प्रॉमिस, द पाउनी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल नोटिस टू पाउनर। इफ पाउनी फेल टू गिव नोटिस, द पाउनर हैज़ द राइट टू रिकवर द लॉस इंकर्ड बाय हिम। तो सीधी सी बात है, अगर नोटिस नहीं दिया और उस केस में क्या हो गया, पाउनर को लॉस हो गया, तो पाउनर को जो भी लॉस है वो पाउनी से वो रिकवर करके रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए बोल रहा है, ड्यूटीज ऑफ ए पाउनर, पे द डेट। आप सोचिए कि पाउनर की ड्यूटी की बात कर रहा है, तो डेट को पे करो। द पाउनर इज लाइबल टू पे द डेट और परफॉर्म इज प्रॉमिस एज द केस में भी। पे डेफिसिट ऑन सेल, तो सीधी सी बात है, अगर पाउनर अपने ड्यू अमाउंट का पे नहीं कर पाया तो उसकी सिक्योरिटी को क्या कर दिया, बैंक ने भेज दिया। अगर सिक्योरिटी 1 करोड़ की आपको पता थी, ठीक है, उसको बेचा, मिला कितने, 80 लाख। लोन कितने का था, लोन मान के चलिए 90 लाख का था। 90 लाख के लोन के अगेंस्ट आपने जो सिक्योरिटी 1 करोड़ की गिरवी रखी थी, उसको बैंक ने बेचा तब, तो बैंक को 80 लाख ही मिले, 1 करोड़ नहीं मिले, 80 लाख ही मिले। तो आपको पता है कि बैंक को कम मिले, तो बैंक को जो नुकसान होगा 10 लाख का, वो तो देना ही देना पड़ेगा पाउनर को। तो इफ पाउनी सेल द गुड ड्यू टू डेफिसिट बाय द ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पाउनर मस्ट पे द डेफिसिट। तो पाउनर को क्या करना पड़ेगा, जो 10 लाख का डेफिसिट है, जो भी पाउनी को घाटा हुआ है यानी बैंक को जो भी नुकसान हुआ है, वो पाउनर को तो देना ही पड़ेगा। पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो उस केस में क्या होता है, पाउनी उसको संभालने के लिए अलग से खर्चे करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करता है उसको प्रिजर्व करने के। तो उस केस में क्या होगा, पाउनी को वो पैसे तो मिलेंगे, किससे, पाउनर से। तो यहाँ पे बोल रहा है, पाउनर इज लाइबल टू पे टू द पाउनी एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द पाउनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। तो बैंक ने जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे किए हैं वो पाउनर को देने ही पड़ेंगे। डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, पाउनर इज लाइबल टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट विच आर मेटेरियल फॉर यूज ऑफ द गुड्स और मे पुट द पाउनी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। तो देखिए जनरली क्या होता है कि पाउनर को ये बताना ही पड़ेगा कि जो भी मैंने मेटेरियल दिया है उसमें ये रिस्क हो सकती है, या ये नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, या ये आपकी रिस्क हो सकती है, तो आपको इसको क्या करना है, संभाल के रखना है, ठीक है। या आपको ये गुड्स नहीं चाहिए तो पहले ही बता दीजिए। तो यहाँ पे द पाउनर इज लाइबल टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स विच आर मेटेरियल फॉर यूज ऑफ द गुड्स और मे पुट द पाउनी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, जिससे पाउनी को नुकसान हो सकता है, तो पाउनर को पहले ही उसको बता देना पड़ेगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इंडेमनीफाई द पाउनी,
सीधी सी बात है, इफ़ द लॉस इज कॉस्ट टू द पाउनी ड्यू टू डिफेक्ट इन पाउनर्स टाइटल टू द गुड्स, ये हमने पढ़ा क्योंकि आपको पता है कि पाउनर के पास टाइटल ही नहीं था गुड्स का और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट चल गया। आपको भी मैंने बताया कि जो मशीनरी थी वो थी तो संजय की, लेकिन जो चिराग है उसने अपने पास ये मशीन रख रखी थी और उसने बैंक से लोन ले लिया उस मशीन को गिरवी रख के, जबकि एक्चुअल ओनर तो कौन है, संजय, जबकि चिराग तो है ही नहीं। तो उस केस में क्या बोल रहा है, इफ़ लॉस इज कॉस्ट टू द पाउनी, अगर बैंक को लॉस हुआ है किसकी वजह से, टाइटल में डिफेक्ट की वजह से, और पाउनी को इसके बारे में पता नहीं था और पाउनी ने अच्छे फैक्ट में, अच्छे फेथ में, गुड फेथ में चिराग से वो मशीनरी सिक्योरिटी के फॉर्म में ले रही थी, तो उस केस में पाउनी के पास राइट होता है, पाउनी उसको रिटेन भी कर सकता है और उसको बेच भी सकता है। और पाउनी को अगर जो भी लॉस हो जाता है तो वो किससे रिकवर करेगा, उस चिराग से रिकवर करेगा ही करेगा। द पाउनर मस्ट इंडेमनीफाई द पाउनी, ठीक है। तो उस केस में चिराग क्या करेगा, उस बैंक को जो भी कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई तो करेगा ही करेगा, जो भी हर्जाना है उसका भुगतान तो करेगा ही करेगा। अब देखिए बोल रहा है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। देखिए जनरली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं होता ओनरशिप, तब भी आप क्या कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। पर वो कैसे, क्योंकि आप क्या हो, एक तरीके से एजेंट हो, आप क्या हो, एजेंट हो, या अगर आप एजेंट नहीं हो तो सामने वाले ने एक अच्छे फेथ में आपसे ले लिया, तो उस केस में भी क्या है, नॉन ओनर प्लेस दे सकते हैं, सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हैं। तो यहाँ पे यही केस दे रखा है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डिनली इट इज़ द ओनर ऑफ गुड्स और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दैट बिहाफ who can place the goods, but in order to facilitate mercantile transactions the law has recognized certain exceptions. These exceptions are for bona fide pledges made by those persons who are not the actual owner of the goods but in whose possession the goods have been left. तो आपको पता है कि एक्चुअल ओनर नहीं है लेकिन इनके पोजेशन में गुड्स पड़ा हुआ है, तो वो एक तरीके से गिरवी रख सकते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को गिरवी दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जो जनरली किसी ओनर के बिहाफ पे गुड्स को बेचने का काम करता है, ठीक है, या सर्विसेज देने का काम करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर ए मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, जो कि एक तरीके से ओनर की सहमति से गुड्स के पोजेशन में है। गुड्स का पोजेशन किसके पास है, मर्केंटाइल एजेंट के पास है। और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एनी प्लेस मेड बाय हिम। तो मर्केंटाइल एजेंट अगर क्या करता है, अगर गुड्स को प्लेस के फॉर्म में रख देता है, यानी मान के चलिए कि मर्केंटाइल एजेंट ओनर के बिहाफ पे बैंक से लोन ले लेता है और जो ओनर की संपत्ति है, ओनर की प्रॉपर्टी है, मूवेबल गुड्स है, वो सामने वाले बैंक को गिरवी दे देता है, तो वो एक एक्टिंग कर रहा है उसके बिहाफ पे, क्योंकि आपको पता है कि ओनर की कंसेंट, सहमति मिली हुई है। When acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee act in good faith and has not at the time of place noticed that pawner has no authority to place। तो उस केस में देखिए क्या बोल रहा है कि अगर बैंक क्या करता है, मर्केंटाइल एजेंट से सिक्योरिटी गिरवी के फॉर्म में ले लेता है और बैंक क्या करता है, उस मर्केंटाइल एजेंट को लोन ले लेता है, क्योंकि बैंक को गुड फेथ में ये लग रहा है कि मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एक एजेंसी चला रहा है और ओनर ने उसको कंसेंट दी हुई है। अगर पाउनी को ऐसा लग रहा है, यानी अगर बैंक को लग रहा है अच्छे फेथ में, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, अगर डिफ़ॉल्ट होता है लोन में, तो वो बैंक क्या करेगा, जो भी सिक्योरिटी उसको गिरवी रख सकता है, उसको बेचने का काम भी कर सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। यहाँ पे ये बोल रहा है, चाहे पॉनर को यानी मर्केंटाइल एजेंट को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बैंक को ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छे फेथ में काम किया है और हमें यही लग रहा था कि जो मर्केंटाइल एजेंट है वही एक्चुअल पॉनर है, वही एक तरीके से क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख रहा है। अगर बैंक को ऐसा लग रहा है, यानी पाउनी को ऐसा लग रहा है। फिर देखिए ये तो मैंने बता ही दिया, प्लेस बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बार बार आपको बताया। अभी आपको पता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया गया और जो डिफेक्ट है टाइटल में है, तो उस केस में क्या होगा, जो पाउनी है वो एक्चुअल ओनर से एक तरीके से क्या कर सकता है, जो भी एसेट है उसका अमाउंट रिकवर कर सकता है। कहने का मतलब जो एसेट है वो अपने अंडर में रख सकता है, एसेट को बेच सकता है और बेचने पर जो भी पैसा है वो रिकवर कर सकता है। एक्चुअल ओनर ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी एसेट है, ये तो सामने वाले ने डिफ़ॉल्ट में ले ली थी या डिफेक्टिव टाइटल के फॉर्म में ले ली थी। तो पाउनी बोलेगा मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने तो अच्छे फेथ में काम किया है और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि आपके पास टाइटल है, उसके दूसरे पर्सन के पास टाइटल नहीं है। तो ये जनरली मैंने आपको बता ही दिया। सी देखिए, प्लेस वेयर पॉनर हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, वेयर ए पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। तो उस केस में प्लेस क्या होगी, उस इंटरेस्ट तक की वैलिड होगी। प्लेस बाय ए को-ओनर इन पोजेशन, यहाँ पे बोल रहा है वेयर द गुड्स आर ओन्ड बाय मैनी पर्सन एंड विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स द गुड्स आर लेफ्ट इन द पोजेशन ऑफ वन ऑफ द को-ओनर्स, सच ए को-ओनर में मेक ए वैलिड प्लेस ऑफ द गुड्स इन हिज पोजेशन। तो देखिए आपको पता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, तो आपको पता है कि पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो जनरली वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो उसमें आपको पता है कि पार्टनर तो क्या होंगे, 3 होंगे, ए, बी और सी। तो एक से ज़्यादा क्या होंगे, को-ओनर होंगे
और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही राइट होता है कि जनरली क्या है, वो बैंक से लोन ले सकता है क्योंकि उसको ऑथोराइज कर रखा है, तो वो बैंक से लोन ले लेता है और अपने स्टॉक को गिरवी रख लेता है। तो उस केस में बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सच ए कोनर में मेक ए वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स इन हिज पोजीशन। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि ए को ऑथोरिटी दी हुई है, तो वो ए बैंक से लोन ले सकता है और अपने स्टॉक को क्या कर सकता है, गिरवी रख सकता है। तो उसमें बी और सी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दिया गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, प्लेस बाय ए सेलर और बायर इन पोजीशन। ए सेलर इन हुज पोजीशन द गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल और ए बायर हु विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर सेल कैन मेक ए वैलिड प्लेस provided the pawnee act in good faith and he has no knowledge of the defect in title of the pawner। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि A buys a cycle from B। A B से क्या करता है, साइकिल खरीदता है और उसके बाद बोल रहा है बट लीव्स द साइकिल विद द सेलर। तो A B से साइकिल खरीद रहा है और B के पास ही छोड़ जाता है कि बाद में ले जाऊंगा, 10 दिन बाद ले जाऊंगा, 15 दिन बाद ले जाऊंगा। पेमेंट कर दिया A ने एक तरीके से B को, लेकिन वो B के पास ही साइकिल पड़ी हुई है, मतलब सेलर के पास ही साइकिल पड़ी हुई है। अब सेलर ने क्या करा, इसका यूज़ कर लिया किसी से लोन लेने के अगेंस्ट। हम बोल सकते हैं कि बैंक से लोन ले लिया और अपने जो स्टॉक है उसको गिरवी रख लिया, जिसमें एक ही साइकिल भी थी। तो बोल रहा है बी देन प्लेजेस द साइकिल विद द सी हु डज नॉट नो ऑफ सेल टू ए। जिसको एक तरीके से सी को ये नहीं पता था कि जो पर्टिकुलर साइकिल गिरवी रखी गई है वो तो ए को बेच दी गई है, वो तो ए ने खरीद ली है और सी एक अच्छे फेथ में काम कर रहा है। तो इस केस में आपको पता है कि जो डिफेक्ट है टाइटल के बारे में वो उसको जनरली नहीं पता, तो ये वैलिड प्लेज कहलाएगी, ये वैलिड प्लेज कहलाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल रहा है ए सेलर इन हुज पोजीशन द गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल। तो इसका मतलब सेलर ने गुड्स बेच दिया है, लेकिन जो बायर है अभी गुड्स को लेके नहीं गया है, वो सेलर के पास ही पड़ा है और सेलर क्या कर रहा है, किसी और पर्सन को क्या करके सिक्योरिटी के फॉर्म में गिरवी रख के वो लोन ले लेता है। तो जिससे लोन लिया है उसको इसके बारे में नहीं पता, तो उसने अच्छे फेथ में काम किया है, तो एक वैलिड प्लेज ही कहलाएगी। और देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, और दूसरी लाइन ए बायर हु विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर सेल। तो इसका मतलब क्या है, सेल से पहले ही अगर बायर क्या करता है, सेलर से पोजीशन ले लेता है। उल्टा एग्जाम्पल भी हो सकता है जिसमें बायर के पास अभी भी देखिए क्या है, माल खरीदने से पहले या एसेट्स को खरीदने से पहले ही पोजीशन आ गया। तो उस केस में क्या है, बायर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर गुड्स को किसी और को गिरवी रख लेता है और उसके बदले में लोन ले लेता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो सामने वाला जब भी क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, वो एक अच्छे फेथ में दे रहा है, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, इस डिफेक्ट की नॉलेज नहीं थी, तो उस केस में वो वैलिड प्लेज ही कहलाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका सारा पार्ट खत्म। फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।